आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गीता मल्होत्रा जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मैटरनल हेल्थ केयर के लिए जो सेशन रखा है, ये बहुत ही ज़रूरी है आम आदमी और आम औरतों को समझने के लिए कि औरत की सेहत किस लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ माँ है तो स्वस्थ बच्चा होगा, अगर माँ ही स्वस्थ नहीं है तो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो भारत का उज्जवल भविष्य कैसे होगा। अगर उज्जवल भविष्य को रखना है तो बच्चा स्वस्थ हो, बच्चा स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ माँ हो। पर माँ तो अपनी सेहत को देखती ही नहीं है। वो सोचती है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं बच्चों को देख लूँ, माँ बाप को देख लूँ, पति को देख लूँ, अपनी सेहत के बारे में तो सोचती नहीं है। हाँ, आज आप आपको बताएंगे कि माँ की सेहत के लिए कितना जरूरी है कि वो अपनी सेहत ठीक रखेगी तो स्वस्थ बच्चा होगा। अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है तो बच्चा स्वस्थ नहीं है। और अपना अगर ठीक रखना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि वो है क्या, उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो कैसे उसको असर आ सकता है, और वो ना स्वस्थ हो तो कारण क्या है। अगर वो कारण उसको पता लगता है तो उसके लिए उपाय क्या है। अगर उपाय उसको पता लगते हैं तो वो अपने आप को कैसे बैलेंस डाइट लेकर अपनी सेहत को अगले प्रसव के लिए वो तैयार कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे करे, 2 से ज़्यादा ना करे। अगर ज़रूरत पड़े, बच्चा अगर नहीं चाहिए तो इतने एम्पावर हो जाए कि अपने हस्बैंड और इन लॉज को कह सके कि मैं अभी माँ बनने के लायक नहीं हूँ, जो मैं बनने के लायक होंगी तो मैं बता दूंगी और तभी गर्भ धारण करूँगी। ये हम आपको इस सेशन में बताएंगे और ये सब मैसेज लिखे जाएंगे और इससे आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 16 से और 18 तक अब 113 1 लाख औरतों के पीछे है, जो कि सबसे पहले 130 1 लाख औरतों के बीच में था। 17 पॉइंट कम हो गया है। हम सबको ये देखना है कि 100 तक लेवल पहुंच जाए और 13 पॉइंट और कम हो जाए, ताकि हमारी मैटरनिटी रेशो हिंदुस्तान की गर्भपात से या डिलीवरी के टाइम, प्रसव के टाइम जो औरतें मर जाती हैं, उसको हमें रोकथाम करके कम करना है। 50 से 58% मैटरनल डेथ जो होती हैं वो हेमरेज, खून ज़्यादा जाने से, इन्फेक्शन होने से, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने से, रप्चर यूट्रस होने से, हेपेटाइटिस होने से और या एनीमिया की तरफ कारण औरतों की डेथ हो जाती है। कुछ लोगों का इलीगल इंड्यूस अबॉर्शन मतलब गर्भपात होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और पिछले 15 साल से ये हमारा घट रहा है और हमें और इसको घटाना है। ऐसे राज्य हैं जैसे कि असम है, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि 229 के बराबर है। और केरला जैसे में जगह में सिर्फ 42 है। हम सबको ये देखना है कि इस सब को घटाकर हमें कम से कम लाना है, ताकि औरत जिसको जो शिशु धारण किया है, या तो गर्भपात से या बच्चा होने के बीच में, प्रसव के बीच में किसी की मृत्यु ना हो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा घट जाए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाने के लिए हमें ये देखना है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो बच्चा चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए, नाजायज बच्चा जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी को गर्भ धारण हो जाता है तो या तो वो गर्भपात कराती है या बच्चा अपने आप मर जाता है, जिस करके कि औरतों को डेथ हो जाती है। हमें ये देखना है अगर उसने बच्चा धारण किया है तो उसका सेफ गर्भपात हो, मतलब सेफ अबॉर्शन हो जाना चाहिए। और अगर उसको बच्चा गिरवाना है तो किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाए और डिलीवरी के लिए वो अस्पताल में जाके प्रसव कराए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और माँ और बच्चा दोनों सेफ रहे। हिंदुस्तान में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर MMR जो है 100 पर लाख लाइव बर्थ बाई 2020 होना चाहिए, जिसके लिए हर प्रसव को, मतलब जो औरत को बच्चा डिलीवर करना है वो अस्पताल में जाके करे, और गर्भपात भी अगर करवाना है तो अस्पताल में जाए, जो लीगलाइज एरिया है वहाँ जाके करवाए। और हमने ये देखा है कि जो डिलीवरी है पहले 47% होती थी, अब वो बढ़कर 75 to 83% हो गई है, जो कि अच्छा है। पर हम चाहते हैं कि 100% औरतें जाके अपना प्रसव अस्पताल में कराएं, बजाय कि दाई और घर में कराएं।
मैटरनल हेल्थ केयर का मतलब है कि हेल्थ ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रसव के बारे में, कि प्रसव जब होता है उसमें एंटीनेटल केयर, मतलब प्रसव होने से पहले उसका जो केयर जांच की जाती है, प्रसव के दौरान में जो जांच की जाती है, और प्रसव के बीच में जो केयर की जाती है, और बच्चा होने के बाद उसको पोस्टमार्टम भी कहते हैं, जिसको सूजक कहा जाता है, उस देखभाल को, पूरे केयर को, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर को, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं मैटरनल हेल्थ। इसके अंदर अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसका केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, और बच्चा जो बच्चा बड़ा हो जाता है 5 साल तक उस बच्चे की देखरेख, केयर ऑफ माइनर इलनेस और इम्यूनाइजेशन भी इस मैटरनल हेल्थ केयर के अंदर आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस औरत को प्रसव के बीच में दुखी करती है या परेशान करती हैं। जैसे सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। फिर मेंटल हेल्थ कंडीशंस, और औरत को ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चा होगा कैसे, कब होगा, क्यों होगा, क्या होने वाला है, डर जो हो जाता है उसको मेंटल हेल्थ कंडीशन कहते हैं। फिर हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है, या बहुत कम वेट गेन होता है, और लास्ट में इन्फेक्शन होने से, ये सब चीज़ें हैं जो मैटरनल हेल्थ केयर में उसका असर आता है, और जिस करके बच्चे और माँ के ऊपर दोनों पर असर आ सकता है। उन दोनों की में से किसी की डेथ हो सकती है, या किसी न किसी को इन्फेक्शन और बीमारी हो सकती है। मैटरनल हेल्थ केयर के अंदर फंक्शंस में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आता है फैमिली प्लानिंग, कि और दंपति को बच्चा कब करना चाहिए, और पहले औरत की जो उम्र है 18 साल से ऊपर हो और लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर हो, और दोनों इतने सक्षम हो कि बच्चा पैदा कर सकें, और शारीरिक रूप, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रांग हैं तो बच्चा पैदा करें, वरना नहीं करें। वरना कोई ना कोई फैमिली प्लानिंग साधन इस्तेमाल करें ताकि बच्चे का डिलीवरी एकदम पहले ना हो सके। दूसरा होता है कि अगर आपने कंसीव कर लिया तो उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। फिर जो ड्यूरिंग डिलीवरी को इंटरनेटल केयर कहते हैं, और डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल केयर कहते हैं। इन सब को देखते हुए, और इससे क्या होता है कि जो माँ और बच्चे में मॉर्बिडिटी, मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो, और मोर्टेलिटी का मतलब किसी की डेथ ना हो, इन सब को मिलाकर हम मैटरनल हेल्थ केयर कहते हैं। हेल्थ केयर के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्किल बर्थ अटेंडेंट। स्किल बर्थ अटेंडेंट का मतलब है कि या तो वो मेडिकल डॉक्टर हो, या फिर PHN हो, मतलब स्टाफ नर्स हो, या फिर ANM हो। इससे नीचे वाले को जो दाई होती है, या उसको जिसको वार्ड बॉय कहते हैं या ऑर्डरली कहते हैं, वो डिलीवरी नहीं कर सकते। इनको तीनों को मिलाकर स्किल बर्थ अटेंडेंट कहते हैं। उसके बाद आता है एनेबलिंग एनवायरनमेंट। जहाँ पर बच्चा हो रहा है वो एरिया साफ होना चाहिए, और फिजिकली और मेंटली जहाँ पर किसी प्रकार की हरासमेंट नहीं हो। और सबसे लास्ट में होता है रेफरल सिस्टम। अगर सपोज करो कि प्रसव के बीच में किसी प्रकार की कोई अड़चन आए, तो उस औरत को फटाफट दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस और ऑर्डरली और स्टाफ नर्स की वहाँ होना चाहिए, ताकि हम शिफ्टिंग जल्दी से जल्दी कर सके और माँ और बच्चे को दोनों को बचा सके। माँ की जो सेहत है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो वो प्रसव के दौरान में अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है, वो किसी प्रकार से परेशान है, फिजिकली बीमार है, मेंटली बीमार है, या उसको और कोई रोग हो गया जिस करके कि बच्चे की सेहत पे असर आ सकता है, माँ की जो सेहत है बहुत सही होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल सही है तो वो बच्चों को खाना, मतलब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन बेबी को दे सकती है, जो कि एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अगर उसका खाना, मतलब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन घट जाती है, तो बच्चे की सेहत पे, बच्चे की ग्रोथ पे फिजिकली और मेंटली असर करती है, और जो बच्चा जो पैदा होता है अपंग या अपाहिज पैदा होता है। इस करके माँ की सेहत देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पूरे बच्चे के पास जाए और बच्चा हेल्दी पैदा हो। औरतों में बहुत सारी बीमारी पैदा हो गई हैं, जैसे कि
ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया हो गया, डायबिटीज़ हो गई, सांस की दिक्कत हो गई, थायराइड की दिक्कत हो गई, एसटीडी हो गई, इन सब से जो है बच्चे को बड़ा सा आता है। साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्शन होगा, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया, ये जो सब है बच्चे के ग्रोथ पे इफेक्ट करता है और बच्चे की ग्रोथ में बहुत ना कोई बड़ी कमी भी ला सकता है। 1997 में RCH1 लॉन्च हुआ था, 2004 में RCH2 लॉन्च हुआ था। उसमें ये जरूरी था कि सबसे पहले कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को बहुत बढ़ावा दिया जाए, उसमें काउंसलिंग की जाए कि बच्चा कब करें, कब नहीं करें, और अगर हमने डिले करना है तो कौन कौन से साधन इस्तेमाल करें। दूसरा है प्री नेटल केयर है, डिलीवरी सेफ होनी चाहिए। पोस्टल केयर है, देन प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, जो मतलब बांझ हैं जिनके पास बच्चा नहीं है उसका इलाज करके उसको बच्चा दिया जाए। प्रिवेंशन ऑफ अबॉर्शन, अगर किसी ने गर्भपात कराना है तो उसका गर्भपात सही हो, और अगर वो कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ गर्भपात के लिए, अबॉर्शन के लिए हमने इमरजेंसी पिल निकाली है। देन मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन में आरटी और एसटीडी भी इंक्लूड की गई। आपको कारण बताता हूँ कि जिसमें मैटरनल डेथ हो सकती है। सबसे पहला होता है कि सीवियर ब्लीडिंग। जब डिलीवरी होती है तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक औरत को 500 ml ब्लड जाता है। अगर किसी का 500 ml ब्लड से ज़्यादा जाता है तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। अगर डिलीवरी के बीच में और डिलीवरी होते हुए ब्लीडिंग होगी तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन से बच्चे और माँ के दोनों में से रहती है, उसको हम सेप्टिक अबॉर्शन या सेप्टिक डिलीवरी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो रहता है वो प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया या एक्लेम्सिया रहता है, जिसमें कि औरत को दौरे पड़ सकते हैं या बच्चे की ब्लड सप्लाई में कमी आ सकती है। तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है कि बच्चे की बच्चेदानी फट गई, बच्चा आड़ा है, बच्चा टेढ़ा है, बच्चा उल्टा है, 2 बच्चे हैं या ट्रांसवर्स लाइन है, उसमें भी जो है बच्चा की ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो जाती है। लास्ट में जो है अनसेफ अबॉर्शन, जो इलीगली जाकर वो गर्भपात कराते हैं जो कि दवाइयों से, और उससे भी औरतें मर जाती हैं। इन सब को हमें कम करना है। जब बच्चा पैदा होता है कि माँ का जो खान पान है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। माँ को अगर खाना पूरा नहीं मिला तो बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन, औरत ने कम खाया या बहुत ज़्यादा खा लिया, इससे कि जो ब्लड सप्लाई है प्लेसेंटा से और बच्चे को कम जाती है, ऑक्सीजन कम जाती है, जिससे कि बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है और फिजिकली और मेंटली वो बीमार हो सकते हैं। अगर हमने बच्चों को अगर ठीक रखना है तो उसको बैलेंस डाइट दी जाए, ताज़ा फल दिया जाए, दूध दिया जाए और जूस वूस दिया जाए, ताकि उसकी देख रेख हो और उसका 10 किलो कम से कम बच्चा पैदा होते में वजन बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो और प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद बच्चे और माँ दोनों सेफ। प्रसव के दौरान माँ की उम्र का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई औरत 15-16 साल से नीचे है या वो 35 साल से ऊपर है, उसमें बच्चे की ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। 35 साल की औरत के बीच में अगर बच्चा होता है तो उसमें ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम हो सकता है और बच्चे में वो ग्रोथ में कमी आ सकती है और वो अपंग भी हो सकता है। और 15 साल से नीचे जो बच्चा पैदा होता है वो प्रीमेच्योर बच्चा होता है, स्मॉल फॉर डेट हो सकता है, एनीमिक हो सकता है और बच्चे में सांस में दिक्कत हो सकती है। तो 15 साल से कम की उम्र और 35 साल से ज़्यादा उम्र में बच्चा ना पैदा किया जाए। एंटीनेटल केयर क्या है? जब आपको पता लगे कि आप माँ बनने वाली हैं, आप तुरंत जाइए अपने अस्पताल में नाम लिखवाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। उसको कहते हैं पहली विजिट। फिर दूसरी विजिट होती है कि आपने थर्ड मंथ से लेकर और 6 मंथ के बीच में आपने दूसरी विजिट करनी है, हो गई दूसरी। और तीसरी विजिट होती है कि आपने थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कि आपने 32 हफ्ते से लेकर और 36 हफ्ते में तीसरी विजिट है, और चौथी विजिट है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। 4 विजिट जो है बड़ी इसेंशियल है। इसको 4 एंटीनेटल केयर कहते हैं। जब वो औरत माँ बनती है तो सबसे पहले अस्पताल में जाकर अपना टेटनस में टीका लगवाइए, और आजकल जो है उसमें हम दूसरा टीका भी लगाते हैं, पर ज़्यादातर टेटनस टॉक्साइड का फर्स्ट इंजेक्शन लगवाने
तो बहुत सेफ है। दूसरा इंजेक्शन जो है 1 महीने के अंतराल या लास्ट 7 to 9th मंथ भी लग जाना चाहिए। एक औरत को 100 आयरन की गोली खानी जरूरी है। 3rd मंथ के बाद उसको फोलिक एसिड और कैल्शियम खाना भी बहुत अनिवार्य है। ताज़ा फल और ताज़ा दूध लेना और खाना बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और डिलीवरी टाइम में अस्पताल में ही डिलीवरी होनी चाहिए, और जो डिलीवरी और माँ और बच्चों को दोनों की देख रेख होनी चाहिए। बच्चा पैदा होते ही उसको रूमिंग माँ के साथ बच्चे को सुला देते हैं और उससे कंगारू इफेक्ट आता है। बच्चे की सांस और बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रखें। बच्चा पैदा होते ही उसको ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए और 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। उस बच्चे को कोई भी पानी या जूस नहीं देना चाहिए। अगर वो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उसको लैक्टेशन एमिनोरिया हो जाता है और उसका गर्भ धारण भी होता है। अगर वो बाई चांस कुछ और उसको बच्चे को दे देती है तो लैक्टेशन एमिनोरिया उस पर असर नहीं करता और वो माँ बन सकती है। इस करके बच्चे की ग्रोथ के लिए, लालन पोषण के लिए 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको फैमिली प्लानिंग मेथड से बनाना चाहिए। आजकल हम कॉपर लगा देते हैं और 6 मंथ्स के बाद वो ओरल पील ले सकती है। बच्चे की इम्यूनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे और जो है BCG और पेंटावलन वैक्सीन, रोटा वायरस, ये सब लगते हैं अस्पताल में, और पोलियो भी लगता है। ये सब लगवाना बहुत जरूरी में। जब चेकअप के लिए औरत जाती है, सबसे पहले कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर उसकी हिस्ट्री दी जाती है, मेडिकल हिस्ट्री दी जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री दी जाती है कि पिछले डिलीवरी में कोई गर्भपात हुआ या बच्चा हुआ, वो कैसा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद रोया या नहीं रोया, बच्चा जिंदा पैदा हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ, पैदा होने के बाद मर गया। ये सब चीज़ों की देख रेख की जाती है। फिर उसके बाद बच्चे की माँ का एग्जामिनेशन होता है, उसमें उसका ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, उसमें हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, यूरिन की जांच की जाती है, आरईएम में उसमें उसकी ब्लड शुगर की जांच होती है, उसके VDL की जांच होती है, SCV और HIV टेस्ट होता है। SCV जो है हेपेटाइटिस C होता है, HIV वो टेस्ट होता है, और HbSAg सारे टेस्ट होते हैं, और ब्लड शुगर टेस्ट होता है। और इन सब को देख रहे हो, थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3 T4 ये सब टेस्ट होते हैं। किसी में किसी प्रकार की कमी हो तो उसकी जांच के बाद उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि प्रसव के दौरान या प्रसव से पहले या प्रसव के बाद किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हेल्दी और नॉर्मल बच्चा पैदा होना चाहिए। जगह पर लोग टेटनस ऑक्साइड के में Tdap, जिसमें टेटनस ऑक्साइड, डिप्थीरिया और पिंक कफ में को मिलाकर देते हैं, वो इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा है, वो भी अस्पताल में लगता है। आपकी मर्जी है कि आप टेटनस ऑक्साइड लगवाइए, Tdap लगवाइए, पर 2 इंजेक्शन पहले डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी डिलीवरी अगर 3 साल के अंदर है तो एक ही बूस्टर का इंजेक्शन लगता है, 2 नहीं लगते हैं। डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, अस्पताल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में अगर डिलीवरी नहीं हुई तो जो हमारे 5 C's या 7 C's हैं, जो कि क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कट, क्लीन टाई, ये जब सब चीज़ें हैं, और क्लीन डिलीवरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो बच्चे या माँ के ऊपर एक इन्फेक्शन आने का डर होता है। जो बच्चा पैदा होता है उसमें पैदा होते ही उसकी जो कॉर्ड है, हम उसका डिलीवरी होने के बाद उसको 1 इंच नीचे लेके काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके थोड़ा सा तपतपाते हैं ताकि बच्चा रो जाए। अगर वो बच्चा नहीं रोता तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो वो उसके सांस की नली में थोड़ा पानी चला गया या उसने फ्लूइड एस्पिरेट कर दिया, तो उसको हम सक्शन करते हैं तो बच्चा रो पड़ता है। उसके बाद हम उसके ऑल को नीचे धीरे धीरे डालते हैं, ट्रैक करते हैं, और उसके ऑल को धीरे धीरे करके प्लेसेंटा की डिलीवरी करते हैं। प्लेसेंटा का डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी के बाद उसमें देखते हैं कि उसकी मेम्ब्रेन और कॉटिलेडन दोनों कंप्लीट है कि नहीं। अगर प्लेसेंटा की कॉटिलेडन या मेम्ब्रेन रह गई है तो पोस्टमार्टम हेमरेज में ज़्यादा खून जा सकता है। उसको हम चेक करके ही उसको रखते हैं। अगर वो के अंदर कुछ रह गया है तो हम अपने क्लीन हैंड से उसको निकाल लेते हैं, ताकि डिलीवरी के बाद खून ज़्यादा न जाए। एक औरत को मैंने आपको पहले भी बताया कि 500 ml खून जाता है, और खून जाने खत्म होने के बाद जो हम एपिजोटोमी स्टेज देते हैं, एपिजोटोमी स्टेज से उसको सिल देते हैं ताकि वहाँ से ज़्यादा खून न जाए। कुछ बच्चे जो है सिजेरियन से पैदा होते हैं, कुछ नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, और बहुत कम बच्चे जो है फॉर्चर डिलीवरी होते हैं।
अब जो बच्चा पैदा हो गया है तो उसकी हम पहले आंखें साफ करते हैं, सांस की नली साफ करते हैं और बच्चे की सांस की नली को एस्पिरेट करके उसको देखते हैं कि कोई उसने फ्लूइड एस्पिरेट तो नहीं किया और बच्चा रोक नहीं। उसके बाद हम उसके टॉवल से उसके बॉडी को वाइप करते हैं और फिर एक फ्रेश टॉवल से उसको रैप करके डिलीवरी के बाद माँ को दे देते हैं ताकि माँ जो है उसको रूमिंग करके कंगारू इफेक्ट से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। डिलीवरी होने के बाद 42 दिन तक हम पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं, जिसको हम सूदक कहते हैं। उस ड्यूरेशन में बच्चे और माँ को एक साथ में रखते हैं। औरत को 42 दिन तक और आदमी से संपर्क नहीं किया जाता। अगर वो संपर्क करेगी मतलब अपना रिलेशन रखेगी, सेक्सुअल रिलेशन, तो बच्चा ठहरने के पूरे चांसेस होते हैं। 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है और उस ड्यूरेशन में बच्चे को कुछ भी नहीं दिया जाता कि शहद, पानी, जूस नहीं दिया जाता, ऊपर का दूध नहीं देते। उससे लैक्टेशन एमिनोरे जाते हैं, जिसको हम लैम्प कहते हैं। और वो बच्चे जो कारण जो अगर लैम्प है तो जो गर्भ दूसरा धारण नहीं करती औरत, उसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहते हैं। अगर उसमें जूस या सूप वगैरह कुछ और दे दिया तो लैम्प का इफेक्ट नहीं आता। इस ड्यूरेशन में एक औरत को समझाया जाता है कि दूसरा फैमिली प्लानिंग मेथड करे, दूसरा बच्चा अभी पैदा ना करे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड केयर ऑफ मदर भी किया जाता है कि माँ को ड्यूरो डे, सेकेंड डे, 7th डे एंड 14th डे ANR माँ के विजिट करती है, उसके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को देखती है, उसका पेनिस को देखती है, उसका टेम्परेचर देखती है, BP देखती है। इस ड्यूरेशन में औरत को कैल्शियम और आयरन दिया जाता है ताकि खून की कमी और कैल्शियम की कमी ना हो और बच्चे को दूध पिला सके, फैमिली प्लानिंग मेथड अपना सके, कोई अगर टेम्परेचर या बुखार है तो उसका इलाज कर सके। और बच्चा जब पैदा होता है उसको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है और केयर ऑफ इलनेस में जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, उसका इलाज किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में जो गर्भपात है, अबॉर्शन है, वो लीगलाइज है। कोई भी औरत चाहे वो अपना बच्चा गिरवाना चाहती है, पहला तो नहीं गिरवाना चाहिए कि पहला गिरवाने के बाद दूसरा गर्भ धारण नहीं होता। पहले के बाद दूसरा, तीसरे के बीच में अंतराल में बच्चा गिरवाना चाहती है, उसमें उसके हस्बैंड की जरूरत नहीं होती है, ना उसकी अपने इन लॉस की होती है। वो साइन कर खुद करके बच्चे को गिरवा सकती है और वो लीगलाइज है। हर अस्पताल में फ्री गिरा जाता है। अगर कोई किसी लड़की की उम्र 11-18 साल से नीचे है और उसका बच्चा गिराना है तो उसका कोई लोकल गार्जियन या माँ बाप साइन करे तो भी हम बच्चा गिरा सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 1971 में MTP एक्ट पास हो गया था और उसके बाद वो रेगुलराइज होकर रिवाइज भी हो चुका है और हमारे यहाँ पर अबॉर्शन गर्भपात कराने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कृपया करके दाई के पास या इलीगल अबॉर्शन मत करवाइए क्योंकि उसमें जान का खतरा हो सकता है।